समाजवाद का ढोंग करने वाले लोग, इन्होंने समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा किया है और शिक्षा का बंटवारा किया है। पूरे समाज को अशिक्षित बना दीजिए, समाज बन गया समता मूलक। पूरे समाज को भूमिहीन बना दीजिए, बन गया समता मूलक, सब मजदूर हो गए। पूरे समाज को बेकार बना दीजिए, बन गया समता मूलक, सब बेरोजगार हो गए। ये समता मूलक समाज हम लोगों ने बनाया है। शिक्षा को लेकर जो मैं आपको बता रहा था कि एक एग्जाम्पल जो निकल के आ रहा है कि भाई आप कम से कम हर प्रखंड में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक स्कूल ऐसा बनाइए जो नेतरहाट के मुकाबले हो, और 500 ऐसे स्कूलों को खड़ा कीजिए हर साल। तो आप अगर 500 स्कूल भी हर साल खड़ा करते हैं, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है, तो जो 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आप शिक्षा पे, उसका एक हिस्सा खर्च कीजिए 500 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, हर ब्लॉक में बनाइए। तो अगले 5 साल में बिहार में ऐसे 2500 से 3000 स्कूल हो जाएंगे। तो आपको ये जानकारी होगी कि ठीक है, 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल है जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, विश्व स्तरीय पढ़ाई हो रही है। तो आप अपने बच्चे को 10 किलोमीटर ले जाकर उस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे जिसमें विश्व स्तरीय पढ़ाई हो रही है, या आपके घर के बगल में स्कूल है जिसमें खाली खिचड़ी बट रहा है? मुझे लगता है ये जो अप्रोच हम लोग सुझा रहे हैं कि स्टैगर्ड, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहाल हो गई है कि इसको किसी तरीके से बैंडेज लगाकर नहीं सुधारा जा सकता है। बिहार में 10 लाख शिक्षकों की जरूरत है। अगर आप पूरे शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो 10 लाख काबिल शिक्षकों की जरूरत है। बहुत बड़े पैमाने पर करीब हम लोग का अनुमान है 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगेगा। तो इसको बनाने के लिए 10 साल की योजना बनेगी, ताकि आप देखेंगे कि हर साल 25,000 30,000 करोड़ रुपया एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नए तरह के स्कूल, नए तरह के शिक्षक जो विश्व स्तरीय हो उसको बनाया जाए। और जो पूरा बजट शिक्षा का है, अगर 50,000 करोड़ शिक्षा का बजट है, तो 15,000 20,000 करोड़ एक नए श्रेणी के स्कूल बनाने में लगाए जाए, और बाकी व्यवस्था को सुधारने और बेहतर बनाने में, ताकि धीरे धीरे पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है उसको उन्नत किया जा सके 5 से 10 साल में। कई लोग ऐसा बताते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं लग रहा है, बिहार में उद्योग धंधे नहीं हो रहे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। पूरे देश में एक रेशियो हम लोग फॉलो करते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, सीडी रेशियो। बैंकों में कितना पैसा जमा हो रहा है बिहार के लोगों के द्वारा, और ज्यादातर उसको पैसा बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उद्योग करने के लिए मिलना चाहिए। सीडी रेशियो जो है, जिसकी चर्चा बिहार में कोई नहीं करता है, देश का औसत है करीब 70%। मतलब अगर आप 100 रुपए जमा करेंगे तो 70 रुपए ऋण के तौर पर वहां के लोगों को मिलेगा। बिहार में औसत 25 से 40% रहा है नीतीश कुमार के 17 साल के कालखंड में, अभी 40% है। अब इसका असर क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, यहाँ हर साल करीब 4.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा होता है, 4,25,000 करोड़ के आसपास। अगर 70% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता तो इसका मतलब है कि बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया अलग अलग माध्यमों से ऋण मिलता, काम काज करने के लिए, उद्योग धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए। बिहार में ये प्रतिशत है 40, तो इसका मतलब है कि मिल रहा है करीब 1,65,000 करोड़। तो हर साल सीडी रेशियो के नेशनल एवरेज से कम होने की वजह से बिहार के लोगों को करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया नहीं मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सरकार के बजट का हिस्सा नहीं है। ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि बैंक यहां से पैसा ले रहे हैं और लेंड कर रहे हैं महाराष्ट्र में, लेंड कर रहा है तमिलनाडु में, लेंड कर रहा है तेलंगाना में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100। मतलब जितना पैसा तेलंगाना के लोग बैंकों में जमा कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा बैंक तेलंगाना में ऋण दे रहे हैं। तो उद्योग धंधों का जो हम लोग जब कहते हैं कि बिहार में उद्योगीकरण नहीं हो रहा है, उसकी एक वजह सिर्फ ये नहीं कि बड़े उद्योग नहीं लग रहे, वो तो एक पहलू है। ज्यादा बड़ा पहलू ये है कि पूंजी अवेलेबल है नहीं लोगों के पास। तो जो कोई, मान लीजिए आप 4 टैक्सी चला सकते हैं, 2 दुकान खोल सकते हैं, कोई छोटा व्यापार कर सकते हैं, हजारों तरह के ऐसे काम हो सकते हैं। जब आपके पास ऋण अवेलेबल नहीं है, पूंजी है नहीं, बैंक से ही पैसा आता है और उस पर कोई ध्यान नहीं है। मैंने दिखवाया कि इसको लेकर सरकार ने पिछले 17 साल में क्या किया है। तो साल में बैंकों का और सरकार के बीच एक मीटिंग होती है, हर साल होनी चाहिए, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है इस चीज को देखने के लिए कि बैंक ऋण दे, वो पैसा यहां से उठाकर बॉम्बे ना ट्रांसफर करें। एक मीटिंग होती है जिसमें नीतीश कुमार जाते हैं, भाषण देते हैं और हर बार यही कहते हैं कि भैया सीडी रेशियो बढ़ाइए, और कुछ होता नहीं है। आज 17 साल से हो रहा है, ना किसी बैंक पे कार्रवाई हुई है,
ना कोई हाई लेवल कमेटी बनी है, ना कोई मॉनिटरिंग हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ सीडी रेशियो को आप सुधार दें तो बिहार में हर साल 1.25 लाख करोड़ करीब करीब एक्स्ट्रा पैसा आने लगेगा, जो बिहार के बजट से नहीं आएगा। तो देखिए बिहार में गरीबी क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है। ये 3 वजह जो गरीबी से निकलने के हैं। शिक्षा वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। जमीन जिस पर आप खेती किसानी करके आगे बढ़ सकते हैं, तो 60% लोगों के पास जमीन है नहीं, और जिसके पास है उसको ना फसल का दाम मिल रहा है, ना वो खेती करने की सुविधा मिल रही है। और तीसरा, वो वर्ग जो कि पूंजी के माध्यम से व्यापार कर सकता था, उद्योग लगा सकता था, कुछ काम कर सकता था, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता था, उसको आप पूंजी दे नहीं रहे। अगर इन 3 पहलुओं पर आप काम करें तो बिहार में बड़े पैमाने पर आपको परिवर्तन दिख सकता है। हम लोग की सोच है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाना चाहिए, और वो सारे किसान जो धान का, गेहूं का खेती कर रहे हैं या फूड ग्रेन की गन्ना उपजा रहे हैं, मक्का उपजा रहे हैं, उनको सरकार ये कह दे कि अगर आप कैश क्रॉप उपजाते हैं, अगर आप सब्जी खेती करते हैं, फलों खेती करते हैं, फूल की खेती करते हैं, मसाले की खेती करते हैं, तो आपको लेबर मनरेगा के तहत फ्री मिलेगा। उससे कृषि का लागत मूल्य कम होगा। मनरेगा में जो पैसा हम लोग सरेंडर कर रहे हैं वो सरेंडर नहीं होगा। 10,000 12,000 करोड़ को बिहार के ऐसे मजदूरों को मिलेगा। जो मजदूर आपको अलॉट किया जाएगा, मान लीजिए कि आप कृषक हैं और आपको 10 मजदूर दिए गए, तो आप उन मजदूर से काम भी कराएंगे, उसमें भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, क्योंकि आपको अपनी खेती तो करानी है। तो उससे कृषि की गुणवत्ता बेहतर होगी, कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बिहार फूड ग्रेन से कैश क्रॉप की ओर बढ़ेगा। दूसरा, बड़ी संख्या में लोगों को मजदूरी मिलेगी, और इन सब को करने के लिए आपको पैसा पहले से है, आपको अलग से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। तो आप पैसा सरेंडर कर रहे हैं सेंटर का,